हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हम सभी ने ये पढ़ा था कि किस तरीके से श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म आया। आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और ये समझेंगे कि कैसे मेजॉरिटेरियनिज्म के वजह से श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत हुई। हमारे आज के लेक्चर का नाम है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, जहां पर हम ये समझेंगे कि किस तरीके से मेजॉरिटेरियन मेजर्स के वजह से श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत हुई। ये टॉपिक आप सभी के चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन श्रीलंका। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 1956 के बाद से श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे मेजर्स लिए, ऐसी पॉलिसीज बनाई जो कि सिन्हाला कम्युनिटी के सपोर्ट में थी, सिन्हाला कम्युनिटी के फेवर में थी। अब इसी बात को याद रखते हुए हम अपना सबसे पहला पॉइंट देखेंगे। द गवर्नमेंट मेजर्स इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। मतलब जब गवर्नमेंट ने एक के बाद एक मेजॉरिटेरियन मेजर्स को लेना शुरू किया, तो उसके बाद जो वहां के श्रीलंकन तमिल्स थे उनके अंदर एक एलियनेशन की फीलिंग आने लग गई। मतलब कि श्रीलंकन तमिल्स को ये फील होने लग गया कि उन्हीं के देश में उनको एक सेपरेट एंटिटी, मतलब कि एक सेपरेट ग्रुप के तरह ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन एक देश के हिस्से के तरह नहीं। उनको ये महसूस हुआ कि उनके इंटरेस्ट को, उनकी नीड्स को इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो सभी सिन्हाला कम्युनिटी के फेवर में ही पॉलिसीज बना रही है, जिसके वजह से उन्हें काफी ज्यादा इग्नोर्ड और साइडलाइन फील होने लग गया अपने ही देश में। अब यहाँ पर आप सभी का एक बात पर गौर देना जरूरी है, और वो ये कि मैंने यहाँ पर श्रीलंकन तमिल्स की बात करी है, तमिल्स की नहीं। अगर आप सभी को याद हो तो एथनिक कॉम्पोजिशन में मैंने आप सभी को ये बताया था कि श्रीलंका में दो कैटेगरीज के तमिल रहते हैं। पहले तो श्रीलंकन तमिल्स जो कि श्रीलंका के नेटिव्स रहे हैं, और दूसरे इंडियन तमिल्स जो कि बाद में श्रीलंका में जाके सेटल हुए। इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो श्रीलंकन तमिल्स की है, यानी कि 13%। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो श्रीलंकन तमिल्स को ही फेस करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि जिस देश में हम इतने सालों से रहते आ रहे हैं उसी देश में हमें अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अब उनको ये फीलिंग क्यों आई, चलिए ये देखते हैं। They felt the constitution and government policies denied them political rights, discriminated in jobs and other opportunities, and ignored their interest. श्रीलंकन तमिल्स को ये लगा कि उनके देश की कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज सभी उन्हीं से उनके पॉलिटिकल राइट्स को छीन रही है। मतलब कि उनके जो राजनीतिक अधिकार हैं, श्रीलंकन तमिल्स को लग रहा था कि गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन उनसे उनके उन अधिकारों को छीन रही है। उनको ये भी फील हुआ कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है जॉब्स और एजुकेशनल सेक्टर में। इसी के साथ साथ उनको ये भी लगा कि जो गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो श्रीलंकन तमिल्स के इंटरेस्ट को, उनके इच्छाओं को, उनकी जरूरतों को इग्नोर कर रही है। और इन्हीं सब बातों के वजह से श्रीलंकन तमिल्स को ये लगा कि वहां की जो सरकार है, वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उनके साथ भेदभाव कर रही है, और उनको इन्हीं कारणों के वजह से एलियनेटेड फील होने लग गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब एक बार श्रीलंकन तमिल्स को ये लगने लगा कि उनकी सरकार, उनका पूरा देश उनके खिलाफ है, उनके साथ भेदभाव कर रहा है और एक ही कम्युनिटी को फेवर कर रहा है, तो उसके वजह से तमिल्स और सिन्हाला के बीच के जो रिश्ते थे वो खराब हो गए। मतलब relations between Sinhala and Tamil communities strained over time, क्योंकि तमिल्स को ये लग रहा था कि सिन्हालास की वजह से उनके साथ भेदभाव हो रहा है, सिन्हाला लीडर्स उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, जिसके वजह से दोनों ही कम्युनिटीज के बीच के जो रिश्ते थे वो टाइम के साथ और ज्यादा बिगड़ते गए, खराब होते गए। इसके पीछे का एक और कारण था, और वो ये कि 1956 के बाद से जो भी गवर्नमेंट श्रीलंका में आ रही थी वो सभी के सभी ऐसे ही मेजर्स ले रहे थे जो सिन्हाला कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा क्यों?
ऐसा इसीलिए क्योंकि श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो सिन्हाला की है। तो इसीलिए जो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जीतती थी वो सिन्हाला कम्युनिटी के प्रेशर के वजह से और मेजॉरिटी के वजह से उन्हीं के फेवर की पॉलिसीज बनाती थी। और दूसरा रीजन ये भी था कि सिन्हाला गवर्नमेंट में ज्यादातर जो भी लीडर्स थे वो सिन्हालीज ही थे। और इन्हीं दोनों कारणों के वजह से कई सालों तक गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाई वो सिर्फ सिन्हाला के ही फेवर में बनाई, जिसके कारण से तमिल्स को, स्पेशली श्रीलंकन तमिल्स को, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। अब उनके पास कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, तो श्रीलंकन तमिल्स को लगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसके वजह से उन्होंने खुद में अलग ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करना शुरू कर दिया। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने ये समझा कि 1956 के बाद से गवर्नमेंट ने कई सारे मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिए, जिसके वजह से श्रीलंकन तमिल्स को एलियनेटेड फील होने लग गया, जिसके बाद उनको ये लगने लगा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज सभी उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं, जिसके कारण से उनके और सिन्हाला कम्युनिटी के बीच के रिश्ते जो थे वो खराब हो गए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन तनावपूर्ण रिश्तों के कारण क्या हुआ। श्रीलंकन तमिल्स launched parties and struggles demanding first recognition of Tamil as an official language। मतलब जब श्रीलंकन तमिल्स को ये रियलाइज हुआ कि कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उनके सपोर्ट में नहीं है, तो उन्होंने खुद में काफी ज्यादा पार्टीज को लॉन्च करना शुरू कर दिया, ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करना शुरू कर दिया और काफी ज्यादा स्ट्रगल्स शुरू कर दिए, मतलब कि प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। और उन्होंने 3 मेजर डिमांड्स को सामने रखा। सबसे पहली डिमांड थी रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि वो चाहते थे कि तमिल भाषा को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए श्रीलंका का। जिस तरीके से 1956 में सिन्हाला भाषा को रिकॉग्निशन मिला और उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, श्रीलंकन तमिल्स भी चाहते थे कि उनकी भाषा को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। उनकी दूसरी डिमांड थी रीजनल ऑटोनॉमी फॉर तमिल मेजॉरिटी प्रोविंसेस, मतलब श्रीलंकन तमिल्स चाहते थे कि जो भी तमिल मेजॉरिटी वाले रीजन थे, मतलब श्रीलंका में जिन भी रीजन्स में, जिन भी प्रोविंसेस में तमिल मेजॉरिटी थी, उन सभी की रीजनल ऑटोनॉमी दे दी जाए श्रीलंकन तमिल्स को ही। मतलब उनके उन जगहों पर, उन रीजन्स पर वो खुद ही गवर्न कर सके, वो खुद डिसीजंस ले सके। और इसके बाद तीसरी डिमांड थी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। मतलब श्रीलंकन तमिल्स चाहते थे कि एजुकेशन के सेक्टर में, जॉब के सेक्टर में उनको इक्वली ट्रीट किया जाए सिन्हालास के तरह। जो भी पॉलिसीज या मेजर्स सिन्हाला के लिए बनाए जा रहे हैं वो सेम ही श्रीलंकन तमिल्स के लिए भी बनाए जाए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले सभी कम्युनिटी के लोगों को। लेकिन गवर्नमेंट ने इनमें से एक भी डिमांड को नहीं माना और डिक्लाइन कर दिया। इसके बाद क्या होता है? बाय द 1980s many political organizations were formed। जब ये डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो उसके बाद 1980s तक श्रीलंका में कई सारी तमिल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हो गई और वो सभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यही डिमांड कर रही थी कि उनको ऑटोनॉमी दी जाए श्रीलंका में। उनका सबसे मेजर डिमांड क्या था? They demanded an independent Tamil Eelam in northern and eastern Sri Lanka। इन सभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक ही मेजर डिमांड थी कि श्रीलंका में एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम यानी कि स्टेट बना दी जाए नॉर्दर्न और ईस्टर्न श्रीलंका में। अगर आप इस मैप को देखें तो इस मैप में ये जो भी रेड रीजन है, नॉर्थ, ईस्ट और थोड़ा सा वेस्ट के तरफ, तमिल्स चाहते थे कि इन सभी रीजन्स को एक सेपरेट स्टेट में बना दिया जाए, जहां पर जो भी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है, रीजनल ऑटोनॉमी है, वो सभी की सभी श्रीलंकन तमिल्स के हाथ में हो। ये है उन्हीं का एक फ्लैग जो उस वक्त उन्होंने प्रपोज किया था इस इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए, जिसका नाम था तमिल ईलम। इसके बाद जो गवर्नमेंट थी वो इस डिमांड को भी मना कर देती है, रिफ्यूज कर देती है,
जिसके वजह से तमिल्स के मन में और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है और जो ऑलरेडी उनके रिश्ते सिन्हालीज के साथ खराब थे वो और ज्यादा खराब हो जाते हैं। पहले श्रीलंका में कुछ कुछ जगहों पर लड़ाइयां हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, लेकिन अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो गए थे क्योंकि जो डिमांड श्रीलंकन तमिल्स ने सामने रखी थी, सरकार ने उस डिमांड को मानने से मना कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि श्रीलंका के अंदर एक सेपरेट स्टेट नहीं बन सकती, जिसके कारण से श्रीलंका में काफी ज्यादा वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए। The widespread conflict eventually led to a civil war in 1983, which ended in 2009. यानी कि 1983 में श्रीलंका में जो पहले छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो अब काफी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल गए और वो वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स इवेंचुअली एक सिविल वॉर में बदल गए और वो सिविल वॉर काफी लंबे टाइम तक चली। अब यहाँ पे सिविल वॉर कोई छोटी लड़ाई या आम कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सिविल वॉर एक काफी बड़ा झगड़ा है, काफी वायलेंट झगड़ा है जो दो कम्युनिटीज के बीच में श्रीलंका में हुआ। तो चलिए सिविल वॉर का मतलब देख लेते हैं, जो आप सभी के चैप्टर में भी दिया गया है ग्लॉसरी के अंदर। सिविल वॉर इज अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। सिविल वॉर एक ऐसा झगड़ा, एक ऐसी लड़ाई है, एक ऐसा वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट है जो एक देश के अंदर दो कम्युनिटीज के बीच में होता है। यानी कि ये लड़ाई किन्हीं दो देशों के बीच में नहीं, एक देश के अंदर ही हो रही होती है, देश के लोगों के बीच में हो रही होती है। और ये लड़ाई इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि ऐसा लगता है कि ये कोई जंग है, ये कोई वॉर है। और इसी तरीके के वॉर को जो लोगों के बीच में होती है किसी एक देश के अंदर, उसी को हम सिविल वॉर कहते हैं। और श्रीलंका में यही सिविल वॉर हुई 1983 में, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी सालों तक श्रीलंका के लोगों को झेलने पड़े, चाहे वो लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी के थे या माइनॉरिटी कम्युनिटी के। दोनों ही कम्युनिटी के लोगों को इक्वल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ा क्योंकि उन सभी ने सिविल वॉर में खुद को फंसा लिया था। और ये वॉर ऐसी नहीं थी कि ये 1983 में शुरू होके 2-3 सालों बाद ही खत्म हो गई। ये वॉर खत्म हुई 2009 में, यानी कि 26 इयर्स तक ये सिविल वॉर चलती रही श्रीलंका में, जिसके वजह से कई लोगों की जानें गईं, कई लोगों के घर जल गए और कई लोगों को श्रीलंका से भागना भी पड़ा। तो इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन श्रीलंका खत्म होता है। तो इस लेक्चर से हमने ये समझा कि किस तरीके से श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म के वजह से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और सिविल वॉर हुई। हमें ये भी समझ में आया कि क्यों एक डाइवर्स कंट्री जैसे कि श्रीलंका में पावर को शेयर करना जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारा श्रीलंका का केस स्टडी खत्म होता है। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में बेल्जियम के केस स्टडी के साथ। थैंक यू।